हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी दिनचर्या है वो अच्छे से चल रही। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। आज हम लेके आए हैं हीट का सेकेंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज है अपना हीट का सेकेंड पार्ट जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं इसके कितने वेज होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। वैसे इसके जो वेज होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आज इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे कंडक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कंडक्शन। 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हाँ, ये अपने पास एक कंडक्शन है, फिर रेडिएशन और कन्वेक्शन। इसमें मेजर रोल कंडक्शन और रेडिएशन अपन ज़्यादा पढ़ेंगे, कन्वेक्शन का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, है ना। तो वही बात है, तो आगे बढ़ें। चलो, तो देखो यहाँ पे एक दिया गया है अपन को। होता क्या कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में हीट फ्लो होती है, पार्टिकल वही रहते हैं, हीट फ्लो होती है, ये बात है। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको कि सिंपल है कि अपने पास ये मान लो कुछ लोग हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं ना, ऐसे मानो 3-4 लोग हैं। इसके पास एक बॉक्स है जो इसके पास देना है ना, ये एक प्रकार से बॉक्स मान लो आप हीट है ना, और ये जो खड़े हैं ये पार्टिकल है। यानी कि ये जो एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, ये इसको पास की, इसने इसको पास की, इसने इसको पास की। तो ये एक प्रकार से ये हो गया अपने पास कंडक्शन। और अगर ये खुद चल के जाता है यहाँ से यहाँ तक तो ये अपने पास हो गया कन्वेक्शन। और अगर ये डायरेक्ट फेंकता है ना, कैच फेंकता है, कहने का मतलब ये डायरेक्ट यहाँ से ऊपर से होके इसको देता है, तो ये हो गया अपने पास रेडिएशन। रेडिएशन में किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपने पास रेडिएशन तीनों एग्जाम्पल, जैसे यहाँ से हीट निकल रही है ना रेडिएट के थ्रू, वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि इसमें तो देखो हीट जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ये कंडक्शन है। कैसे कि पार्टिकल वही है, हीट फ्लो हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल हीट लेके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है तो नीचे आते हैं, फिर वापस ऐसे ये गर्म होते रहते हैं। और रेडिएशन क्या होती है कि यहाँ पे बिना किसी मीडियम के यहाँ पे रेडिएट एनर्जी निकलती है और वो एब्जॉर्ब करती है। तो ये 3 वे होते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। यहाँ पे वही लिखा है कंडक्शन में कि इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच नाइदर सोर्स मूव नाइदर रिसीवर मूव, और क्या लिखा है कि बट इज होल मीडियम एंड इनऑल इन द ट्रांसफॉर्म हीट। यानी मीडियम की आवश्यकता होती है इसमें, और यहाँ पे रिसोर्स जो भी सोर्स है और जो अपने पास रिसीवर है दोनों ही मूव नहीं करते, है ना, बस एनर्जी फ्लो होती है। तो इस टाइप का अपन को बोलते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पे ये फ्लो होगी, यहाँ पे पार्टिकल के पास, हर पार्टिकल के पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही था। अब आगे बढ़ते हैं वन बाय वन बाय। अब यहाँ पे आता है अपने पास, जैसे कि मान लो ये लेंथ L, ठीक है, जिसका एरिया A है। यहाँ पे अपने पास हीट फ्लो हो रही है, रेट यानी कि dQ/dt ये। और ये स्टेडी स्टेट में है ना, यहाँ पे लिखा होगा स्टेडी स्टेट में सॉरी, स्टेडी स्टेट में जो हीट फ्लो रेट होती है वो होती है कांस्टेंट, जिसको अपन थर्मल करंट भी बोलते हैं, है ना। ये जो dQ/dt है वो कांस्टेंट रहती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास I K × A × ΔT/ΔX, जहाँ पे ये क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और K इज अ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और एरिया इज अ, ये अपने पास क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास थर्मल करंट आता है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये निकल के आता है, और ध्यान से देखो, इसको अरेंज करता हूँ। IQ = आ जाएगा ΔT/ΔX/K × A। तो सिमिलर ये अपने पास जैसे ओम्स लॉ पढ़ा था, करंट था पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वही आता है। तो इसको अपन बोलते हैं, यहाँ पे कलर से चेंज करके बता देता हूँ, इसको बोलते हैं अपन थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसकी वैल्यू ये लिखी गई है ना, ये इसको थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सीरीज और पैरेलल के लिए अपन जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस का देख रहे थे, जैसे करंट के लिए ऐसा का सिमिलर यहाँ पे यूज में आते हैं। बस यहाँ पे मेन जो कंसेप्ट है वो आपको ऐसे याद रखना है ना। तो यहाँ पे एक सवाल है, क्या बोल रहा है, क्या रॉड इज प्लेस बिटवीन 2 हीट सिंक्स हैविंग टेम्परेचर T1 एंड T2 इफ रॉड हैज लेंथ L, मतलब अपन को दिया है एरिया, ये दिया थर्मल कंडक्टिविटी के दिए, तो अपन को फाइंड करना है RTH। RTH अपन जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, RTH होता है अपने पास L/K × A। L दिया है, A दिया है, K अपन को दिया है, R आ जाए। करंट, करंट सिंपल है, अपने पास जो करंट था वो था अपने पास ΔT/RTH।
बस डेल्टा टी एच 100 माइनस 0 कर देना, तो यहाँ से दोनों आंसर आ जाएंगे। बस हिंट थी, आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। वो यहाँ पे सॉल्व किया गया, देख लो। आगे बढ़े, चलो। तो ये अपने पास हो गया। अब क्या बोला गया है कि रॉड के एल प्लेस बिटवीन टू हीट सिंक एंड क्या लिखा है, टेम्परेचर और पोजीशन का अपन को प्लॉट ग्राफ करना है ना, ये अपन को दिया गया है, ठीक है, T1 और T2 की। तो ध्यान से देखो, किसी टाइम पर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर T है या T2 था, T है। अब यहाँ पे जो dQ/dt है वो क्या है, कांस्टेंट है। dQ/dt कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये अपने पास T2 है, T1 है, तो इसका जो ग्राफ बनता है एक्चुअल में, इनिशियल में जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे T2 होगा, और फाइनल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे T1 आ जाएगा, और इसका ग्राफ होता है वो होता है लीनियर, ठीक है। ग्राफ इसे लीनियर डिक्रीज करता है, और किसी पॉइंट पर मुझे टेम्परेचर देना है, यहाँ से x डिस्टेंस पर, है ना, x डिस्टेंस पर मुझे देखना है, तो कितना हो जाएगा ये। अपन जानते हैं आई क्यू क्या होता है, आई जो होता है वो डेल्टा टी अपॉन आर टी एच, यही तो होता है। तो यहाँ पे मैं पूरे के लिए लिखूँ या इसके लिए लिखूँ, बात तो एक ही है। तो यानी कि डेल्टा टी इसके लिए हो जाएगा अपने पास T2 माइनस टी अपॉन आर, इसके लिए क्या हो जाएगा x इंटू के ए, सही लिखा है मैंने। तो ये हो जाएगा अपने पास, पूरे के लिए भी लिखूँ तो स्टेडी करंट तो कांस्टेंट है, तो T2 माइनस T1 अपॉन ये हो जाएगा अपने पास, लेंथ L है और K इंटू ए, है ना, K इंटू ए कर देता हूँ, सही लिखा है मैंने। हाँ, तो यहाँ पे K इंटू ए तो गया, ये सी ये गया, और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास, देखो ध्यान से, ये x आ जाएगा इधर, तो ये x और इधर इधर, है ना, तो माइनस एक्स बाय एल और T2 माइनस T1, और ये अपने पास हो जाएगा प्लस में T2 हो जाएगा, सही लिखा मैंने। हाँ, ये आ जाएगा। तो जब आपकी x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे T2 था, और जब L रखोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, L रखोगे तो -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे -1 माइनस T2 और प्लस T1 हो जाएगा, तो T1 हो रहा है ना। तो ये आपके पास ग्राफ निकल के आता है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो ये ग्राफ आता है, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये दिया गया है ना, ये अपन को दिया गया है, और प्लेट बिटवीन जो भी है ग्राफ बनाना है, सिंपल है। इसका ग्राफ अपन को पता है कि यहाँ पे T2 है और लास्ट में हो जाएगा अपने पास T1, लेकिन यहाँ पे मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ आपको वो देखना है ना। यहाँ से अपन को पता है कि यहाँ जंक्शन तक ये ऐसे कहीं ना कहीं यहाँ तक आ गया होगा टेम्परेचर T तक, है ना ये। अब यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है कि आपको क्या डेटा क्या दिया है, T1 और T2, K1 और K2 में मान लेते हैं अपन K2 इज ग्रेटर देन K1, और वहाँ से जो अपन ने स्लोप देखी, देखो यहाँ से अपन ने जो स्लोप देखी थी, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ से स्लोप देखी थी, तो अपने पास क्या आ रही थी, बताओ स्लोप क्या आ रही थी अपने पास, x और l। अगर इसको इसके फॉर्म में लिखता हूँ, किसके फॉर्म में, डेल्टा टी की वैल्यू i की फॉर्म में लिखता हूँ, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा i इंटू आर टी एच इजिकल टू डेल्टा टी, है ना। तो आर टी एच की वैल्यू होती है अपने पास i इंटू एल, एल अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास, ये मैं अगर पूरे के लिए देखूँ, क्योंकि पूरे के लिए l था, और k इंटू एक्स, है ना, ये आ रहा है अपने पास डेल्टा टी, यानी यहाँ पे ये वैल्यू पुट करूँगा तो आप देखना जो स्लोप है वो k की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है ना। तो यहाँ पे जितनी स्लोप ज़्यादा k उतना ही कम होगा। तो मान लो अपन को क्या दिया है यहाँ पे K2 ज़्यादा है, K2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाला K2 ज़्यादा है, तो स्लोप कम होनी चाहिए, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, ज़्यादा। स्लोप ज़्यादा, इसका मतलब कैसे, ये अपने पास वैसे एक्चुअल में मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, इस स्लोप ज़्यादा करने के लिए ऐसे बनेगा, है ना। ये यहाँ पे एक्चुअली मिटा देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, यहाँ पे अपने पास है T1, है ना, ये मैंने, ताकि ये अपने पास मान लो θ1 है, और यहाँ पे जो θ2 बन रहा है, तो ये अपन को याद रखना है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2 बनेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो K2 इज ग्रेटर देन K1 है। बात समझ आ गई कि तो ये कैसे ग्राफ बनता है इसका, आगे बढ़े, चलो। तो ये अपने पास था T1 ग्राफ, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, है ना, जंक्शन का अपन को टेम्परेचर बताना है। तो जंक्शन का टेम्परेचर बताना है, तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला क्या था जंक्शन का टेम्परेचर का। आपको क्या करना है, सिंपल है, जैसे मान लो इसका R1 है,
इसका R2 है ना, इसका R1 R2 2 है और ये सीरीज में लगे हुए, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा अपने पास क्या बोला है, जंक्शन का टेम्परेचर यहाँ का। तो यहाँ पे करंट कांस्टेंट है ना, करंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बताओ, ये लिख दूंगा डेल्टा टी अपॉन R1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 है ना T1 अपॉन R2, क्या यही हो जाएगा ना। तो डेल्टा T1 अपॉन R1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 अपॉन R2। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, ये अपने पास हो जाएगा डेल्टा T2, यानी यहाँ पे T जंक्शन का T मान लेता, तो ये हाई से लो में जा रहा है, तो T2 माइनस T, यहाँ पे TJ मान लेते हैं जंक्शन का, और R1 हो जाएगा T जंक्शन का माइनस ये हो जाएगा T1 अपन R2। अब R1 R2 आपको पता है डेटा दिया है, R क्या होता है बताओ, R होता है अपने पास L अपॉन K इंटू ए। तो दोनों की डेटा दिया, R1 R2 पुट कर देना, यहाँ से सॉल्व करके निकाल देना। ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्व आते हैं। बस में आ गई क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये था अपने पास आपके लिए होमवर्क है, सिमिलर ऐसा ही है, ये आपके लिए होमवर्क है, और ये भी आप होमवर्क ले लो, इजी है, बस आपको कर लेना है ना। अब आते हैं अपन फ्रीजिंग पे। फ्रीजिंग की बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है, इस जो होता है टेम्परेचर वो बहुत कम होता है कंपेयर टू वाटर से, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 0 डिग्री पे है, तो ये माइनस में T डिग्री सेल्सियस जो भी है होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से हीट फ्लो होगी, यहाँ पे जाएगी, और यहाँ से इन्वायरमेंट में हीट जाएगी, तो ऑब्वियसली है इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो ये जो अपने पास वाटर है वो किस में कन्वर्ट होगा, आइस में। तो अपन को ये बताना है कि कितना आइस का जो पार्ट है, कितने टाइम बाद आइस की जैसे मान लो कि यहाँ डेप्थ तक मुझे आइस जमानी है, तो कितना टाइम लगेगा वो अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो वैसे तो इसका फॉर्मूला है, जो टाइम है वो हाइट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना, हाइट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन होती कैसे है वो देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे हीट, मान लो ये x डिस्टेंस पर x है ना, बर्फ़ है, और यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे आइस बनी होगी जिसकी विड्थ dx है, इसका एरिया कितना है, a है ना, एरिया a है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे है माइनस T0 डिग्री सेल्सियस। पास में आ गई क्या? तो ध्यान से देखो, आपको पता है हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी, है ना, यही फ्लो होगी, और ये फ्लो होगी जो जो अपने पास रेट है dq बाय dt की, वो क्या है बताओ बताओ, डेल्टा टी अपॉन आर, डेल्टा क्यू अपॉन डी टी, डेल्टा टी कितना है 0, फाइनल कितना है इनिशियल ये था है ना, फाइनल लेवल। तो अपन टेम्परेचर डिक्रीज लेंगे तो यहाँ पे वो ऑलरेडी नेगेटिव आ जाएगा, बट आप ये समझो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ T0 हो जाएगा, और ये अपने पास R कितना बनेगा बताओ, लेंथ L है x, और K कितना है इसका, मान लो K अपन को K दिया है, और एरिया अपन को बस A है। ठीक है, ये अपन को दिया है, बात समझ आ गई क्या? तो बस यहाँ से अपन को dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपन जानते हैं आइस जमता है, तो अपन जानते हैं कि फ्रीजिंग के लिए अपन फॉर्मूला L इंटू LF लगाते हैं, है ना, और मास यहाँ पे छोटा सा dm आ जाएगा, कितना मास जमा, तो यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे अपने पास dm LF अपॉन dt इज इक्वल टू K A T0 बाय x। अब dm की वैल्यू कैसे लिखें इस छोटे से मास की, तो अपन लिखेंगे इसका विड्थ ये वॉल्यूम ये, यानी कि अपने पास वॉल्यूम हो जाएगा, मास लिखना है dm, तो ये हो जाएगा रो वाटर का इनटू dv, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, ये वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू dx, है कि नहीं। तो यहाँ से dm की वैल्यू अपने पास ये लिख दी। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से देखो, dm की वैल्यू ये रखूँगा मैं ना, ये रखूँगा रो जो भी है वाटर का a dx अपॉन dt, और ये हो जाएगा अपने पास K A T0 अपॉन x। सही लिखा मैंने। तो यहाँ से अपने पास x को इस तरफ भेज दो और dt को इस तरफ ला दो, a से a तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x dx और क्या आ जाएगा, x dx हो जाएगा, रो है ही आगे, के नीचे आ जाएगा और T0 नीचे आ जाएगा ना, सही लिखा मैंने, हाँ। और ये अपने पास dt के इक्वल,
तो बस यहाँ से 0 से h हाइट तक, 0 से t टाइम तक, तो ये हो जाएगा रो वाटर का, और ये हो जाएगा हाइट का h² अपॉन 2k/t0, ये टाइम लगता है। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपका हाइट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है ना, कि जितनी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के टाइम लगता है प्रोपोर्शनल में, है ना। ये तो ये था अपने पास डेरिवेशन। अब आगे बढ़ते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में दो टाइप के होते हैं, फ्री एक तो होता है और एक होता है अपने पास फोर्सफुली। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर हीट इन विच आइदर सोर्स मूव या रिसीवर, दोनों में से एक मूव करता है ना। और यहाँ पे जैसे कि नेचुरल है, पानी अपने आप नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। अब फोर्सफुली में जैसे यहाँ पे है, हवा की वजह से यहाँ पे ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। ये कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन है ना। अब आते हैं अपने पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कहने का मतलब है अपन रेडिएशन पढ़ रहे हैं। रेडिएशन पूरा मोस्ट ऑफ थियोरेटिकल पार्ट है, इसमें कुछ फॉर्मूले भी है, वो अच्छे से पढ़ेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे बस है वो रेडिएट कर रही है, सन से यहाँ तक आ रही है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, फिर भी यहाँ तक आ रही है, इसका मतलब वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ से अपने पास रेडिएशन में वही लिखा गया, मैंने सारा पढ़ा दिया है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि कोई भी अगर 0 डिग्री से केल्विन से ऊपर है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट करता है, कुछ ना कुछ रेडिएशन है वो क्या करता है, इमिट करता है। ये अपन जानते हैं, यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। कोई भी बॉडी है उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है और उसके टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर वो ज़्यादा करेगा, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना हीट क्या करेगी, रिलीज करेगी, यानी रेडिएट करेगी। और क्या लिखा है, मोर द सरफेस एरिया टेम्परेचर इन बॉडी मोर, हाँ वही लिखा गया है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और क्या बोला है कि अ बॉडी आल्सो ऑब्जर्व सम रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग इन द एडिशन टू रेडिएट एनर्जी। अगर कोई बॉडी इमिट कर रहा है तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, ये बोला गया है। तो अपन को पता है कि यहाँ पे अगर रेट दोनों की में कोई डिफरेंस है ना, मान लो कि रेट रेडिएशन की है वो एब्जॉर्प्शन से कम है, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। रेडिएट ज़्यादा कर रहा है, निकाल टेम्परेचर ज़्यादा रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्व कम कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा कम रहा है, घट ज़्यादा रहा है, इसका मतलब डिक्रीज ज़्यादा होगा ना, ये लिखा गया, डिक्रीज ज़्यादा होगा। और अगर रेडिएट कम हो रहा है, ऑब्जर्व का ज़्यादा होता है, इंक्रीज होगा, और इक्वल है दोनों का, तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। और इसीलिए जो सन है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ना। ब्लैक बॉडी का मतलब ये मत समझना कि बॉडी ब्लैक होती है, यहाँ पे ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि जितना रेडिएट कर रहा है उतना उतना एब्जॉर्व कर रहा है ना, ये बात है। 100% एब्जॉर्व करता है, उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ये बात यही है कि सन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट माना है ना, कांस्टेंट होता है। तो इतना कांस्टेंट है तो अपन को पता है कि जितना ये रेडिएट करती है एनर्जी, है ना, जितनी टेम्परेचर निकालता है, कहने का मतलब एनर्जी निकालता है, तो उतने को तो एब्जॉर्व भी तो कर रहा होगा इस सराउंडिंग की, है ना, यूनिवर्स की। तो इसलिए ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान जाता है ना, ये आपको बात समझ आनी चाहिए। तो अ ब्लैक बॉडी इज वन दैट एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन फॉलिंग आउट, है ना, कहने का मतलब वही है कि सारी की सारी एब्जॉर्ब कर देती है, हैंस इज परफेक्ट एब्जॉर्वर, है ना, यानी कि वो परफेक्ट एब्जॉर्वर भी बोल सकते हैं। सन इज ऑलमोस्ट अ ब्लैक बॉडी, मैंने ये बोला ना, ठीक है, इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया, इस टाइप का होता है सन। और यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर, जितने एब्जॉर्व करते हैं वो ज़्यादा अच्छे एमिटर में भी होते हैं, है ना, ये आपको बात गई है। और इफ द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज कांस्टेंट इट मीन्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ इमिशन सेम होगा, है ना। तो हम इसलिए कहते हैं कि अपन आल्सो कह सकते हैं कि गुड एब्जॉर्वर इज आल्सो गुड एमिटर, है ना, एंड पुअर एब्जॉर्वर आल्सो इज पुअर एमिटर। बात समझ आ गई क्या। तो यही है अपने पास। और एक फेरी ने दिया था ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसके अंदर रेडिएशन क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, बस। अब आते हैं अपने पास इमिसिव पावर। इमिसिव पावर होती क्या है कि कोई बॉडी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितना रेडिएशन इमिट कर रही है, दैट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। तो इसको अपने पास पी से लिखते हैं, और ये होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी, ये होती है ना, इसको बोलते हैं इमिसिव पावर, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है, यही लिखा गया है, इसका यूनिट जूल सेकेंड मीटर जो भी है आप देख लो। आगे बढ़े, चलो। तो ये लिखा है। और यहाँ पे एक लॉ दिया था स्टीफन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या बोला गया कि इन्होंने ये बोला कि जो इमिसिव पावर है ना, वो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है ना, ये लिखा गया।
जहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आता है, दैट इज टी की पावर सिग्मा, है ना, ये पी ई है। तो यहाँ पे जो सिग्मा बोलते हैं इसको स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8, है ना। यूनिट याद रख लेना, यूनिट मतलब वाट मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर कैलोरी की पावर 4, है ना ये। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू होती है। बाकी देखो अब नॉन बॉडी के लिए, ये परफेक्ट बॉडी के लिए, नॉन परफेक्ट बॉडी के लिए अपन ने देखा कि यहाँ पे एक टर्म्स आता है जिसको ये बोलते हैं इमिसिटिविटी, है ना। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है फॉर नॉन ब्लैक बॉडी, ई की वैल्यू 1 होती है ब्लैक बॉडी के लिए, है ना। ये बस आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं अपने पास स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर पे। स्पेक्ट्रल देखो आपको पता है कि यहाँ पे रेडिएशन निकली, तो जो जितनी भी रेडिएशन निकली है वो सब प्रकार की वेवलेंथ निकालती है ना, सब प्रकार की। किसी की जो फ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है ना, पावर जो होती है ज़्यादा होती है, वो अपन ग्राफ देखेंगे मैक्सवेल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू यूनिक वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल इमेज। ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे आगे मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये विंग्स लॉ जो यहाँ पे ये भी समझा दूंगा मैं। हम यहाँ पे एक मिनट में यही बना देता हूँ, यहाँ पे नहीं है, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। देखो यहाँ पे एक था अपने पास ग्राफ, ये ग्राफ ड्रॉ किया था लैम्बडा और इमिसिव पावर के बीच, है ना। इनके बीच में, पावर के बीच में देखा गया, ये देखा गया कि इसका जो ग्राफ आता है वो कंटिन्यूस आता है, यानी कि हर टाइप की वेवलेंथ यहाँ पे आ रही है। और एक लैम्बडा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, ये लैम्बडा मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे जो एनर्जी होती है इमिसिव पावर वो मैक्सिमम होती है इस लैम्बडा वाले की जो रेडिएशन निकल रही है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस लैम्बडा वाले जितनी भी रेडिएशन निकली है उनके नंबर है वो ज़्यादा है, एनर्जी है वो ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात, ये बता रहा हूँ मैं, ना। तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे विंग्स लॉ दिया था, ये था कि लैम्बडा जो मैक्सिमम है और टेम्परेचर वो होता है कांस्टेंट, है ना, और वो विंग्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई है, देखो यहाँ पे ये लिखा है विंग्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.2 इंटू 10 की पावर -3 होती है ना मीटर केल्विन। तो वही है एब्जॉर्प्टिव पावर। ये क्या होता है, ये देखो एब्जॉर्प्टिव पावर जो होती है वो अपन ने जितनी अपन ने कोई एब्जॉर्व करता है ना, कितनी एब्जॉर्व की जो अपन ने इंसिडेंट की उसका पार्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो कि जैसे एक बॉडी है, सिंपल है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। एक हमारे पास बॉडी है और ध्यान से देखना, ये यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी क्यों आई हो रही है, तो यहाँ पे कुछ एब्जॉर्व करेगी, कुछ रिफ्लेक्ट करेगी और कुछ ट्रांसमिट करेगी, है ना, 3 चीज़ें। तो अपने पास क्यू ए प्लस क्यू टी प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू इंसिडेंट, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, है ना, क्यू आई से, तो ये अपने पास हो जाएगा क्यू ए अपॉन क्यू आई, क्यू टी अपॉन क्यू आई प्लस क्यू आर अपॉन क्यू आई। ये अपने पास 1 है ना, क्या है ये 1। तो ध्यान से देखो, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, एमर्सिव एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको ही अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू आई होता है ना, ये अपने पास होता है एब्जॉर्प्टिव पावर। जो क्या दिखाता है बताओ, ये होता है अपने पास ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू ए बाय क्यू आई। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये अपन को फॉर्मूला याद रखना, ये ट्रांसमिट जो भी है, और ये अपने पास इसको टी से, तो यानी कि यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो ए प्लस टी प्लस आर वो 1 के इक्वल होता है। ये आपको बात याद रखनी है ना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो ये था अपने पास, देखो यही लिखा गया एब्जॉर्ब और इंसिडेंट कितनी है इनका रेशियो। ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू 1 होती है, जितना एब्जॉर्ब किया उतना इंसिडेंट था, और नॉन के लिए इससे कम होती है ना। किरचॉफ लॉ दिया था, इन्होंने ये बोला था कि जो अपने पास ये वाली पावर है इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर किसी बॉडी के लिए वो कांस्टेंट होती है ना।
जो कि अपन ने यहाँ पे लिखा है ब्लैक बॉडी की इमिसिव, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है ब्लैक बॉडी की 1, यानी कहने का मतलब वही है कि इमिसिव अपन जो एब्जॉर्टिव पावर है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि अपन को ये पता चला कि जो पीई है वो ए के क्या है, प्रोपोर्शनल किसी भी बॉडी। तो यहाँ से अपन को ये पता चला कि जो अपने पास इमिटिव करता है ना, इमिट करता है उतना के उतना एब्जॉर्व करता है, प्रोपोर्शनल है दोनों, यानी कि गुड इमिटर आर गुड एब्जॉर्वर आर गुड इमिटर। तो यहाँ पे वही इसी बात से यहाँ पे प्रूव होती है चीज़ कि गुड एब्जॉर्वर आर गुड इमिटर, है ना। बस ये वाली आपको बात समझनी है। और अगर मान लो कि एक बॉडी है जो सराउंडिंग से टेम्परेचर लेती है ना और निकालती भी है, तो सराउंडिंग से मान लो टेम्परेचर T0 था, ये ले रही है एब्जॉर्व ये कर रही है अपने पास, तो अपन तो इसका जो नेट क्यू नेट कितना अपने पास रेडिएट कर रहा है, आ भी रही है जा भी रही है, तो अपन घटा देंगे। तो यहाँ पे सिग्मा टी की फॉर्म में से सिग्मा, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस सिग्मा T0 की 4। तो ये अपने पास सराउंडिंग की है ना, ये ले रहा है और ये निकाला, तो नेट कितना है इसमें से ये घटा दिया, तो यहाँ पे अपने पास ये निकल के आता है फॉर्मूला, है ना। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, नेट कितना निकल के आता है ये अपन को दिया है, ठीक है। तो सवाल करते हैं, विंग डिस्प्लेसमेंट कर्व ब्लैक बॉडी, ओके। और ये अपन को क्या दिया, पार्टिकल। सो व्हाट द हैपन द शेप ऑफ द कर्व इज टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मुझे ये बताना है कि शेप कैसा बनेगा, कहाँ पे इंक्रीज होगा। देखो अपन पता है कि इसका शेप ऐसे होता है ना, अपन ने देखा था पी और लेमड़ा के बीच। अपन ये भी जानते हैं कि जो विंग्स है कांस्टेंट है, तो यानी कि लेमड़ा जो मैक्सिमम है वो 1 अपॉन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। कहने का मतलब टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ध्यान से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा लेमड़ा क्या हो जाएगा, बताओ, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज, चलो कर दो टेम्परेचर इंक्रीज, लेमड़ा को बेचारे को डिक्रीज होने दो, यानी कि मैक्सिमम जहाँ पे हो रहा है लेमड़ा वो मिनिमम हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डिक्रीज हो जाएगा तो अपन जानते हैं कि क्या जानते हैं कि पीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बढ़ेगा तो अपन जानते हैं पीई तो अपन को पता है कि टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, यानी कि ये बढ़ेगा पीई तो बढ़ेगा, लेमड़ा डिक्रीज होगा टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब। तो अपन को पीई बढ़ाना है और लेमड़ा कम करना है, तो यहाँ से लेमड़ा से यहाँ पे कोई नहीं कि लेमड़ा बनेगा और पी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि अब की बार ऐसे बनेगा, और जैसे जैसे लेमड़ा आएगा ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पेन चेंज करके, यहाँ पे मान लो T1 है, T2 है, T3, आपको ऐसा सवाल दे बताओ रिलेशन क्या होगा, तो T1 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T3, गलत लिख दिया उल्टा, T1 छोटा होगा T2 बड़ा होगा, उससे भी T3 बड़ा होगा। बात समझ आ गई क्या। तो यही अपने पास विंग्स का ये क्वेश्चन था, अच्छा ठीक है। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर मैंने बता दी है ना सारी चीज़, ये यहाँ पे देखो दिया गया है, टेम्परेचर क्या हो रहा है इस तरफ बढ़ रहा है ना। यहाँ पे 800 था, 6000 था, जो भी है यहाँ पे कितना हो रहा है 1200 हो रहा है। आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये था अपने पास। और क्या सवाल बोला गया है कि देखो एडवांस का सवाल है, जे एडवांस का क्या बोला गया, पावर रेडिएटेड बाय black body is P, then radiated maximum energy power of wavelength lambda naught if the temperature of block is now changed to radiate maximum wavelength, अपन को ये दी है ना 3/4 ये दी है, तो पावर रेडिएट बाय बिकम P0। तो n की वैल्यू बतानी है अपन। देखो ध्यान से, जब ये अपने पास था तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताओ, टेम्परेचर डैश कितना हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा अपने पास 4/3 T0 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार, सही लिखा मैंने, T0 हो जाएगा। अब PE जानते हैं अपन, वो प्रोपोर्शनल T की पावर 4 होता है, तो बस सिंपल है, यहाँ पे ये हो जाएगा तो T की पावर 4 यानी कि अपने पास B आ जाएगा वो 4/3 की पावर 4 इंटू P इनिशियल से हो जाएगा बस P डैश की वैल्यू। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, आई थिंक ये आ जाएगा बस। तो ईजी सवाल था 2000 एडवांस का, एडवांस का सवाल था लेकिन इजी था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था ना। ये अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बस एक मैं देखो इसमें लास्ट में कितना रहा है, हाँ ये एक तो अपने पास रहा है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ना, फिर ख़त्म। चलो छोड़ो इसे।
क्या बोला गया है कि जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है सन, वो कितना क्या बोला है कि रिसीव कितना कर रहा है पर सेकेंड, अर्थ के द्वारा कितनी रिसीव कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि सन कितनी निकाल रहा है और उसका कितना एरिया कवर हो रहा है अर्थ का, वो देखना पड़ेगा। तो वही अपने पास आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू डेल्टा ए, जो कि होता है अपने पास सिग्मा टी की पावर 4। सही लिखा मैंने, है ना। और यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है ना, सन की रेडियस और टेम्परेचर टी नॉट दिया, चलो ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा, देखो पर यूनिट अपन को निकालना है टाइम पे, है ना, पर यूनिट टाइम पे निकालना, तो एरिया अपने पास मल्टी हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा एरिया, बताओ एरिया कितना आ जाएगा, 4πr², है ना। और ये जाएगा अपने पास टी नॉट की पावर 4। सही लिखा मैंने। चलो ये इतने निकाल रहा है अपने सरफेस एरिया से, और ये सरफेस एरिया से कितनी पूरे बड़े आर डिस्टेंस पर जो यहाँ पे स्फीयर बन रहा होगा वहाँ पे जा रही होगी, बस में आ गई, कितने जा रही होगी, जो ये अपने पास पर यूनिट टाइम जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है सन अपने सरफेस से, जिसका एरिया कितना आता है 4πr²। तो ये कितने पे जाके यहाँ पे आर डिस्टेंस पर जो निकल रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4πr² पे जो एनर्जी रेडिएटेड कितनी है अपने पास, वो है अपने पास सिग्मा 4πr² टी नॉट की पावर 4। तो बताओ 1 मीटर स्क्वायर पे कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से अपने पास निकल के आई सिग्मा, ये आ रही है ना, ये आ गई यूनिट एरिया पे। ये यहाँ पे आर डिस्टेंस पे जो यूनिट एरिया है ना, वहाँ पे ये एनर्जी इतनी रिसीव हो रही है, ठीक है। अब अर्थ कितना एरिया रखता है, आप ध्यान से देखो, अगर अर्थ के यहाँ पे रेस्पेक्ट में देखता हूँ, यहाँ पे एक अर्थ पे स्फीयर पे एक मान लो कि अर्थ रखी गई है, तो इसका जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, यही तो बनेगा, जिसका एरिया कितना होगा πr0², जो रेडियस अपन r0 दिया ना सन की, तो इसके तो इक्वल होगा। तो बस 1 के लिए इतना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास जो एनर्जी रिसीव्ड होगी है ना अर्थ के द्वारा, तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो कितनी आ जाएगी मैं बताऊँ, ये आ जाएगी, है ना। ये आपका आंसर हो गया, बात में आ गई क्या, ठीक है। तो ये था अपने पास आंसर, आगे बढ़े चलो। तो ये था, और अब आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूटन्स कूलिंग। इन्होंने सिंपल है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है मैं वो बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट फार्मूला ये था कि इन्होंने जो दिया था अपने पास T2 - T1/T माइनस का, वो इन्होंने दिया था K इंटू टी एवरेज, है ना, माइनस टी नॉट, जहाँ पे टी नॉट इज अ सराउंडिंग का टेम्परेचर। बस ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला लिखा था, लेकिन ये जे में इसमें बहुत बार यूज में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है ये। और यहाँ पे जो ये के है ना, यहाँ पे जो ये के है वो स्पेसिफिक हीट पे ऊपर डिपेंड करता है ना, स्पेसिफिक हीट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका भी एक सवाल दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको ये वो करना होगा ना। तो यहाँ पे ये अपने पास ये नॉर्मल सा निकाला होता है ना, टेम्परेचर ये डिफरेंस जो भी है यहाँ पे ये निकल के आता है, और सारी चीज़ यहाँ पे लिखी, इसका ग्राफ भी ऐसे बनता है। टी नॉट पहले इनिशियल में टी था, फिर इन्फिनिटी टाइम बाद टी नॉट हो गया ना सराउंडिंग। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि एक सवाल की तरह समझाता हूँ, देखो कैसे आते सवाल इसके। 80 डिग्री सेल्सियस पे साइड से आने में 5 मिनट लगता है ना, तो टेम्परेचर बताना है कितने 20 डिग्री सराउंडिंग का दिया है, और अपन को 60 से 40 में आने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल है, पहले तो 80, तो 60 है ना, मैं एक बार 60 माइनस 80 अपॉन टाइम कितना लगेगा 5, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ताकि सेकंड में बन जाए के, और ये हो जाएगा 60 प्लस 80 माइनस प्लस बाई 2 और माइनस हो जाएगा 20, है ना। तो यहाँ से कोई इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या बोला है 40 से 60 टाइम अपन को निकालना है ना टी,
ये माइनस इजिकल टू के, बस यहाँ पे रेशियो ले लो दोनों इक्वेशन का, सॉल्व कर दो, टी आ जाएगा। तो ऐसे इस टाइप के सवाल आते हैं ना। और ये एक सवाल है जो आपको करना है, देखो ये तो सॉल्यूशन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इजी है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये एडवांस का जो सवाल है ये आपको करना है। बस मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो होता है ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है ना। मेटेरियल का जो एरिया होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आएगा रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको बस याद रखना है ना। तो वहाँ पे अपन ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज तो ये सेम आ जाएगा टाइम, बस यहाँ पे के चेंज हो जाएगा, तो के को यहाँ पे चेंज करना है, बस ये था इसका हिंट। अब ये कर लेना आप, और ये आगे बढ़ते हैं। तो चलो ये हो गया अपने पास, लास्ट टॉपिक था ये फॉर्मूला जो मैंने अप्रॉक्सीमेट बताया, ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके ऊपर सवाल आते हैं मोस्ट ऑफ, मैंने तो देखे इसके ऊपर सवाल है। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप यहाँ से QR स्कैन करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी पहुँच सकते हैं ना MMS के। तो बस ये था, और आप ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में, हर दोस्त के साथ में शेयर जरूर करना है, ताकि उनको भी ये कंटेंट का लाभ मिले। और ये अपना है लोगो प्यारा सा, ठीक है, इसके लिए अपन दिल बना देते हैं। चलो तो ये है, और धन्यवाद कि आप लास्ट तक बने रहे। और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए अच्छे से करना, उनके ऊपर PYQ करना, और टेस्ट जरूर देना, एनालिसिस जरूर करना, है ना। तो ये आपका बेनिफिट होगा, अदरवाइज इस सेशन का कोई मतलब नहीं फिर, है ना। तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।